अच्छा चलो, आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, मतलब कुछ मिक्स्ड अप क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके साथ 2 होमवर्क दिया हुआ था उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मिक्स्ड होगा, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एक साथ होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में भी दिया हुआ था, तो आज हम लोग क्लास में जो करेंगे उससे रिलेट कर पाओगे तो होमवर्क वाला भी तुम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से करना चाहिए था। और एक होमवर्क जो था वो शायद हो जाना चाहिए, मुझे जितना याद आ रहा है शायद क्वेश्चन नंबर 21 था, तो अगर नहीं हुआ है तो हम करवाएंगे। और आज हम लोग कुछ मिक्स्ड अप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग होमवर्क जो है उसे डील करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 कैसे दिया हुआ है। एस एंड एम लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो यहाँ ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जैसे रहता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। पीएल के लिए है एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, फिक्स्ड कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। द कंपनी हैड टेकन आउट पॉलिसी बोथ, देखो बोथ दिया हुआ है, अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक एंड अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी इन लोगों ने पॉलिसी करवा के रखा है, लॉस ऑफ स्टॉक के रिगार्डिंग भी करवा के रखा है। जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले क्या कहा कि ये मिक्स्ड अप क्वेश्चन है। द अमाउंट्स बीइंग 80,000 एंड 1,72,000, तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉस ऑफ स्टॉक का पॉलिसी वैल्यू है 80,000, लॉस ऑफ प्रॉफिट का है 1,72,000। ए फायर on 1st of May 2006 and as a result of which sales were seriously affected for a period of 4 months। इसका मतलब है 1 मई से लेके 4 मंथ्स तक बिजनेस जो है डिसलोकेशन हालत में था। तो फिर 4 मंथ्स मतलब कितना हो जाएगा, मई पूरा, बिकॉज 1st ऑफ मई है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अप टू अगस्त तक बिजनेस जो है, 30 अगस्त तक बिजनेस जो है वो डिसलोकेटेड हालत में था। परचेज, वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 4 मंथ दिया हुआ है 1,50,000, 36,000 रेस्पेक्टिवली। अब ये जो दिया हुआ है ना, ये लॉस ऑफ स्टॉक के लिए दिया हुआ है। सेल्स फॉर द सेम पीरियड दिया हुआ है 2,40,000। अदर सेल्स फिगर दिया हुआ है, देखो कुछ डेट वाइज दिया हुआ है, इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो समझ जाएंगे कौन से पीरियड का हो रहा है। एंड लास्ट में हमें बताया ड्यू टू राइज इन वेजेस ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग 2006 वाज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2% ऑन सेल्स। बोल रहे कि वेजेस जो है वो बढ़ जा रहा है फॉर एनी रीजन, पता नहीं क्यों, लेकिन इस वजह से क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया है। जो भी प्रॉफिट था वो 2% ऑन सेल्स से कम हो जाएगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा था, मतलब जीपी का रेशियो का रेट कितना चल रहा था। एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर फायर अमाउंटेड टू 1,40,000, यानी ये एक्चुअल एक्सपेंस, ये एडिशनल एक्सपेंस है। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंक्लूड 1,20,000 फॉर एक्सपेंसेस leaving 20,000 uncovered। तो the amount of policy include 1,20,000 for expenses, यानी standing charges का है 20,000 जो है वो uncovered है, ठीक है, मतलब अनइंश्योर्ड है। असर्टेन द क्लेम फॉर स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो दोनों तरह का ही हमें कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का जो है प्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो तुम लोग के पास ये पीडीएफ तो अभी नहीं है, हम शेयर कर देंगे, तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग को हेल्प हो जाए। बाकी जब ड्रॉ करेंगे तो फिर और क्वेश्चन का ऐसे भी जरूरत नहीं होगा, ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन वहीं से हम लोग रीड कर पाएंगे। तो तुम लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से ईयर एंड का हमें दिया हुआ है ट्रेडिंग 31 दिसंबर 2005 और फायर का ऑकर हुआ है 1 मई 2006। तो फायर ऑकर हुआ है 1 मई 2006, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मई 2006 को फायर ऑकर हुआ है। और इस दिन से लेके 4 मंथ्स तक बिजनेस जो है डिसलोकेटेड, यानी अगस्त 30 का होता है तो 30 अगस्त तक बिजनेस जो है वो डिसलोकेटेड हालत में था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और क्या इंफॉर्मेशन दिया है।
पॉलिसी वैल्यू बताया है, पॉलिसी वैल्यू लिख लेते हैं, नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक का पॉलिसी वैल्यू है और लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी वैल्यू, दोनों अलग अलग है। लॉस ऑफ स्टॉक का है 80,000 और ये है 1,72,000। 80,000 1,72,000। और क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, परचेज वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट 4 मंथ ऑफ 2006। 2006 का फर्स्ट 4 मंथ जो था वो इतना इतना था। तो 2006 अगर हम यहाँ से दिखाते हैं कि 2006 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 Jan 2006, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्टार्ट होगा 1 Jan 2005 होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है यही हमें बता रहा है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर किस तरह से इन लोगों का मेंटेन्ड है। ये 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, इसका मतलब इन लोग का ईयर ओपनिंग होता है 1 Jan टू दिसंबर, यानी मैंने यहाँ पर जैन लिख दिया, एक ही बात है। 31 दिसंबर लिख लो या फिर 1 Jan लिख लो, एक ही बात है। फिर ये ईयर नेक्स्ट चालू हुआ था। अब ये फर्स्ट 4 मंथ्स बता रहा है, तो चेक करो Jan टू 1 मई 4 मंथ होता है कि नहीं, Jan, Feb, March, April, तो ये 4 मंथ्स ही होता है। इस 4 मंथ्स का देखो यहाँ पर, इस 4 मंथ में हमें यहाँ पर बता के रखा है कि परचेज वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या था, बिकॉज देखो डेट ही बता के रखा है 1 4 मंथ ऑफ 2006। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, परचेज, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया है एस, पी, डब्ल्यू और एम से। तो परचेज है 1 लाख, वेजेस है 50,000। परचेज है 1 लाख, वेजेस है 50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 36,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 36,000। अच्छा, सेल तो दिया हुआ नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया जो भी मुझे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिला है। ये 1 है, ये 1 लाख। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, सेल्स फॉर द सेम पीरियड दिया हुआ है 2,40,000। सेल्स फॉर द सेम पीरियड दिया हुआ है 2,40,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा जो है कलेक्ट कर लिया। उसके बाद अदर सेल्स फिगर कुछ दिया हुआ है। 1 Jan से लेके 30 अप्रैल तक 3 लाख है। 1 Jan 2005 से 30 अप्रैल, तो 1 Jan 2005 से 30 अप्रैल तक, तो यहाँ लिख लेते हैं 30 अप्रैल 2005 तक का सेल्स बता के रखा है 3 लाख। तो इस पीरियड का सेल हो गया 3 लाख। उसके बाद 1 मई 2005 से 31 अगस्त दिया हुआ 3,60,000। और उसके बाद 1 मई से 31 अगस्त दिया हुआ है 2006 का, ये वाला, ये दिया हुआ है 60,000। ड्यू टू राइज इन वेजेस। अच्छा, जीपी जो है वो 2% डिक्लाइन है, जो भी जीपी आएगा वो 2% जो है डिक्लाइन यानी कम हो गया है, ड्यू टू वेजेस का वैल्यू बढ़ गया। एडिशनल एक्सपेंस है 1,40,000। और कुछ इंफॉर्मेशन, हाँ ये देखो 1,20,000 में बोल रहा है कि 20,000 अनकवर्ड है, यानी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 20,000। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का कौन सा इंफॉर्मेशन किस काम में आने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दिन लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर किया, सॉरी लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर किया था, तो उसमें हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था स्टेप 1 में
स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट किया था, तो स्टैंडर्ड सेल बोल रहे, सॉरी, शॉर्ट सेल कैलकुलेट किया था। तो शॉर्ट सेल के लिए हमें पता होना चाहिए था एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स मतलब होता है डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स, ठीक है, और उस रिगार्डिंग सेम पीरियड का सेल हमें यहाँ ढूंढना पड़ता है। तो ये 1 मई है, ये 30 अप्रैल का एंड है, अप्रैल टू अगस्त, ठीक है। तो ये सेम पीरियड हो रहा है, मैंने इस तरह से इसे डिनोट कर दिया। ये एक्चुअल सेल्स है, ये है स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेल है लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। और लॉस ऑफ स्टॉक के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बार लॉस ऑफ स्टॉक तुम लोग को याद दिला देते हैं। देखो, लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोग को ये पता करना होता है, जैसे यहाँ पर पता करना होता है कितना प्रॉफिट हम लोगों ने लॉस किया। यहाँ पता करना होता है जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या था। मतलब कंसेप्ट इसमें एक बार समझ लो, ये एक ईयर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर चालू होने ही वाला था कि यहाँ पर फायर ऑकर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम लोग का कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसके पहले फायर ऑकर हो गया। तो लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोग को क्या करना है, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस डेट पे जितना स्टॉक है, इंश्योरेंस कंपनी आके उस स्टॉक को इन्वेस्टिगेट करेगी कितने रुपए का स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से क्लेम देगी। तो क्लोजिंग स्टॉक पता करने के लिए हमें ट्रेडिंग का जरूरत होता है। क्लोजिंग स्टॉक पता करने के लिए हमें ट्रेडिंग का, तो पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग का लास्ट ईयर में क्या ट्रेडिंग का क्या हालत था। अगर ये ट्रेडिंग हमें गिवन है तो फिर ये हमें नहीं करना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट जो है ये जो अफेक्टेड ईयर है इसका ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी ये ट्रेडिंग अकाउंट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो ट्रेडिंग एंड पीएल दोनों ही गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ स्टॉक, इसके बारे में बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ स्टॉक। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितना स्टॉक लॉस हुआ है, और कितना स्टॉक लॉस हुआ है उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जिन लोगों का क्लास मिस है लॉस ऑफ स्टॉक का, मैंने सबको भेजा है वीडियो, ठीक है। अगर तुम लोग देखे हो तो वहां समझ में तो जरूर आना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ भी हम बता रहे एक सिंपल सा चीज है कि अगर हमारा स्टॉक लॉस के ऊपर पॉलिसी वैल्यू लिया हुआ है तो कितना स्टॉक लॉस है वो ढूंढना है, और कितना स्टॉक लॉस है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड पीरियड का, बिकॉज इस पीरियड का हमें ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है। तो हम लोग अफेक्टेड पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो सिर्फ इतने तक ही प्रिपेयर हो सकता है, पूरे ईयर का नहीं हो सकता, बिकॉज पूरे ईयर का डाटा है ही नहीं हम लोगों के पास, और वो क्रिएट भी नहीं हुआ है। और ये तो पूरा मतलब गड़बड़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक कि बिजनेस नॉर्मल हालत में रन कर रहा था। तो हम लोग इस हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर इस पीरियड का ट्रेडिंग बनाएंगे। तो पहले हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोग का स्टेप 1 हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 से लेके 1 मई 2006 तक का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा, जो प्रीवियस ईयर का 70,000, हाँ 70,000 जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वही इस ईयर का हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ये देखो ये 70,000 दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, यही हो जाएगा ओपनिंग। अच्छा, परचेज वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, ये देखो सेल्स, परचेज, वेजेस, तो ये सारा पुट कर देंगे। तो टू परचेज 1 लाख, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 36,000, टू वेजेस 50,000, बाय सेल्स 2,40,000। तो जितना भी डाटा था मैंने पुट कर दिया। ये देखो 2,40,000, 1,50,000 और 36,000 सारे डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये मुझे पता करना है कितना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक पता करेंगे, इधर जीपी भी नहीं है तो कैसे चलेगा। तो जीपी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीपी कैलकुलेट करने का बस एक ही तरीका है, कैसे करना है हम लोगों को, हम लोग को देखना है कि हाँ 2% डिक्रीज है, लेकिन कितने से डिक्रीज है कैसे पता करेंगे। देखो ये जो है ना, इस पे जीपी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का जीपी दिया हुआ है, बस जीपी रेशियो निकाल लो। प्रीवियस ईयर से इस बार 2% डिक्लाइन हो रहा था,
तो प्रीवियस ईयर का जीपी का परसेंटेज क्या होगा, जीपी बाय सेल्स इनटू 100, यानी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100, ये करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का जीपी निकाल लो, यहाँ पर हम वर्किंग दिखा देते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का जीपी। तो प्रीवियस ईयर का हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। 30, हाँ 30% और डिक्लाइन है, मतलब कम हो गया, 28% हो जाएगा, 28% हो जाएगा। तो ये हम लोग को अप्लाई करना है यहाँ पर। और इस पीरियड में सेल था 2,40,000 पे 28%। $67,200 तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इसे टोटल करके देखना पड़ेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। प्लस 50,000 प्लस 36, 3,23,200 less 83,200। तो 83,200 जो है ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक में हमें क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता चल गया, यानी इंश्योरेंस कंपनी आके जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो देखेगी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब स्टेप 2 में इसमें होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, इसमें भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। और इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग ये देखते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आके ये देखती है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 83,200 हम लोगों ने कैलकुलेट किया। क्या ऐसा कोई स्टॉक है जो पूरा नहीं चला है, बच गया है, या फिर जिसे ये कंपनी या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन सेल कर सकता है? तो जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसे बोला जाता है सैल्वेज, जो कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यानी नील, यानी पूरा का पूरा स्टॉक ही जल गया है। सपोज अगर यहाँ पर मान लो 10,000 का भी सैल्वेज होता तो यहाँ पर लॉस जो है वो रिड्यूस होके हो जाता 73,200। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा ही जो है जल गया है, ऐसा हो जा रहा है इसका मतलब, क्योंकि सैल्वेज नहीं है तो टोटल लॉस। अब फिर क्या करना है, स्टेप 3 में हम लोग को कैलकुलेट करना है क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो क्लेम का यहाँ पर भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्लेम का फॉर्मूला होता है टोटल, यहाँ पर भी सेम वही प्रोपोर्शनेट हमें करना है, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कितना लॉस है, ठीक है, इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो फिर टोटल लॉस भी है 83,200, क्लोजिंग स्टॉक भी था 83,200, जितना स्टॉक था उतना का उतना पूरा जल गया, यानी पूरा माने 100% जो है वो लॉस है। और पॉलिसी वैल्यू है, इस मेथड में पॉलिसी वैल्यू लिया गया है, ये देखो 80,000 का पॉलिसी वैल्यू लिया गया था। तो 100% स्टॉक ही जल गया और 80,000 पॉलिसी वैल्यू लिया हुआ था, तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी, 80,000 ही पे करेगी। 83,200 का लॉस है, लेकिन हम लोग इंश्योर्ड थे, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंश्योर्ड था सिर्फ 80,000 के लिए, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू ही लिया हुआ था 80,000, तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम बनता है 80,000 इन लोगों के लिए, इससे ज्यादा वो क्यों देगी अपने पास से। तो ये 100% हो जाता है ना, देखो 100% स्टॉक लॉस हो गया है, 80,000 का 100%, क्योंकि हमारा इंश्योर्ड अमाउंट है 80,000 का 100% 80,000 ही होता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी 80,000 देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी, यानी 3,200 इसका इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर नहीं कवर हो रहा है, क्योंकि इसका जो मतलब एजम्पशन था वो कम हो गया। मतलब इसने सोचा था अगर 80,000 का पॉलिसी लेंगे तो कभी कुछ भी मेरा एक्सीडेंटली लॉस होगा तो ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन इसका एजम्पशन थोड़ा सा गलत हो गया, इसका 3,200 जो है ये रिकवर है, क्योंकि इसका इंश्योरेंस जो किया हुआ है वो मतलब अंडर एस्टिमेट हुआ, मतलब ये एस्टिमेशन जो है ये ठीक नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको 3,200 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, ये इसमें कवर नहीं हो पाया। तो ये हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंश्योरेंस क्लेम का किया था उस कंसेप्ट में था, जो कि काफी आसान है। आसान इसलिए इसमें ज्यादा स्टेप्स वगैरह नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, अब उसको भी हमें इसी सम्स में मतलब इसी सम्स में लॉस ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से भी करना है, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा लेंदी होता है ये प्रोसेस।
अब लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 1 में होता है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब होता है, फिर से बताते हैं करवाते करवाते, शॉर्ट सेल का मतलब होता है सेम पीरियड जो अफेक्टेड पीरियड है आफ्टर फायर, जो अफेक्टेड पीरियड है ये 4 मंथ्स आफ्टर फायर जो अफेक्टेड पीरियड है, और प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड का हमें कंपैरिजन करना है, कंपेयर करके देखना है कि क्या कुछ हमारा मतलब कम हुआ है सेल, ठीक है। और इसमें ट्रेंड जो है ऐड या लेस किया जाता है, जबकि इस क्वेश्चन में ट्रेंड जो है वो गिवन नहीं है, और मैंने नोट्स तुम लोग को लिखाया था अगर ट्रेंड गिवन नहीं है तो हम लोग को किस तरह से ट्रेंड कैलकुलेट करना चाहिए। तो ट्रेंड हमें देखना पड़ेगा, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए हम एक बार याद दिला देते हैं हम लोग को, ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, पहले फॉर्मूला लिख लेते फिर समझा देते हैं। सेल्स इन करंट ईयर ब्रैकेट में लिख देते हैं नॉन अफेक्टेड, और सेल्स इन प्रीवियस ईयर नॉन अफेक्टेड, सेम पीरियड के लिए, ठीक है। तो हम लोग को वो ड्रॉ जो किया हुआ है उसमें से तुम लोग देखो करंट ईयर का जो सेल है नॉन अफेक्टेड पीरियड का वो कितना है, ये देखो यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ से यहाँ तो अफेक्टेड है, ये जो जस्ट इस पोर्शन जो ये देखो ग्रीन ग्रीन से लिखा हुआ है, ये पोर्शन जो है ये नॉन अफेक्टेड है। तो नॉन अफेक्टेड का हमें अलग से दे ही दिया, नॉन अफेक्टेड पीरियड का सेल हमें डायरेक्टली दे दिया है, हमें कैलकुलेट करना भी नहीं है, 2,40,000 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,40,000, और सेम टाइम का हमें प्रीवियस ईयर का ढूंढना है, नॉन अफेक्टेड पीरियड का सेम टाइम का। तो ये देखो जैन टू मई, तो यहाँ पर भी हम लोग ढूंढेंगे जैन टू मई। ये देखो 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल खत्म हो रहा है, मतलब मई का स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितना है, ये अमाउंट है 3 लाख, सेम पीरियड हमें ढूंढना है। तो हम यहाँ पर ना कुछ एक पॉइंट आउट कर देते, ये देखो सेम पीरियड का हमें ढूंढना है, ये मैंने इस तरह से कर्व कर दिया। तो ये देखो 3 लाख और यहाँ पर है 2,40,000, तो 3 लाख हो रहा है। तो इंक्रीज या डिक्रीज ढूंढना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, और तो यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्यों लिखे, डिक्रीज लिख देते डायरेक्टली। डिक्रीज हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर में सेम टाइम में 3 लाख का सेल हुआ था, जबकि इस ईयर में सेम टाइम में सेल हुआ है 2,40,000, यानी मेरा डिक्रीज हो गया 60,000। 60,000 नेगेटिव बोल सकते या फिर डिक्रीज, एक ही बात है। परसेंटेज ऑफ जो डिक्रीज या इंक्रीज होगा उसे हम लोग ट्रेंड बोलेंगे। तो ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड का है, 60,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल क्या था उस रिगार्डिंग ये 2,40,000 का जो डेटा है ये हमें मतलब एक समझ में आता है। जैसे ये 3 लाख है, ये 2,40,000, तभी हम लोग बोल रहे हैं डिक्रीज है। अगर ये होता 2 लाख, ये 2,40,000, तो हम लोग बोलते हैं इंक्रीज है। इसीलिए हमेशा प्रीवियस ईयर जो है ये मायने रखता है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100%, तो ये हो जाता है 20%। तो लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था जहां ट्रेंड कैलकुलेट करना था, हम लोग को ट्रेंड दिया हुआ था सारे क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ नहीं, एरो से दिखा दे रहे डिक्लाइन है, ठीक है, डिक्रीज है। तो अब हम लोग शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट सेल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल, उसमें हमें लेस करना पड़ेगा ट्रेंड, क्योंकि ये डिक्लाइन है, ट्रेंड 20%, और फिर लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स। तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड सेल कितना है। स्टैंडर्ड सेल है ये जो होता है ये इसे बोलते हैं एक्चुअल, ये हो गया स्टैंडर्ड। तो 3,60,000, और 20%, और एक्चुअल सेल्स है 60,000। तो एक ही साथ कर देते हैं। तो ये हो गया 2,28,000 शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल हो गया 2,28,000। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना चाहिए, अब हम लोग को जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी।
इंश्योरेंस कंपनी का जो फॉर्मूला है उससे हमें जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो इन लोगों का फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से याद दिला, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो प्रीवियस ईयर का सेल चाहिए, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग क्वेश्चन में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का सेल है 8 लाख, प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट चाहिए तो 56,000 है, 56,000 और 8 लाख। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, ये देखो यहाँ पर, वहां मैंने नोट डाउन नहीं किया था, ये मेरे से स्किप हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन रीड करने के टाइम मैंने बताया था 1,20,000 में से 20,000 अनकवर्ड है, मतलब ये है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और ये है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000, ये लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इंक्लूडेड 1,20,000 फॉर एक्सपेंसेस लिविंग 20,000 अनकवर्ड। 20,000 अनकवर्ड है, कवर्ड 1,22,000 है, तो 1,20,000। तो नेट प्रॉफिट 56,000 प्लस 1,20,000 और 8 लाख। तो 1,20,000 प्लस 56,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 22%। और क्वेश्चन में ये भी बताया था जीपी रेशियो जो है 2% डिक्लाइन है, यहाँ भी अप्लाई होगा जिस तरह से लॉस ऑफ स्टॉक में हुआ है। जीपी रेशियो जो है वो 2% डिक्लाइन है, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 20%। ठीक है, जैसे हमारा ट्रेंड भी डिक्लाइन आया है, जीपी रेशियो ये पहले से ही बता के रखा था, वेजेस जो है वो बढ़ जाने के लिए जीपी रेशियो 2% डिक्लाइन है। ये देखो, ये पॉइंट डी में। अब इसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल क्लेम। तो पॉइंट 1 होता है एक्चुअल एक्सपेंस, पॉइंट 2 होता है एक्चुअल एक्सपेंस इंटू AAT इंटू जीपी रेशियो, फिर डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इसके लिए यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। मैम AAT फुल फॉर्म टा AAT एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओह थैंक यू। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। Point 3 reduction in sales avoided into GP ratio। अच्छा, अब सारा चीज हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। तो पहले है एक्चुअल एक्सपेंस। तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना था, हम लोगों ने यहाँ लिखा होगा 1,40,000। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस है 1,40,000, 1,40,000 इंटू AAT इंटू जीपी रेशियो आ गया है 20% इंटू 20% प्लस चार्जेस अभी हम लोगों ने देखा था 20,000 है, और यहाँ हमें AAT जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। और AAT कौन सा होता है हम फिर से बता देते हैं, पहले रिडक्शन वाला भी लिख लेते हैं। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताता है तो हम एक्चुअल सेल्स को रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हमें ले लेना चाहिए। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता, अगर इंफॉर्मेशन रहता तो हम पहले ही लिख लेते। इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं मिला था हम लोगों को। अगर कुछ नहीं मिलता है, ये नोट्स में लिखवाया हुआ है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो एक्चुअल सेल्स होता है उसे ही मानना पड़ता है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा AAT। AAT का मतलब होता है उस 12 मंथ्स का एक्सपेंस जो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से होता है टर्नओवर। ठीक है, जो टर्नओवर हम लोग कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में 12 मंथ्स हमें जाना है। तो ये मई है तो मई से ये अप्रैल, ठीक है, मई टू मई। अब यहाँ पर हमें जो है सेल जो है ये चेक करना है कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 3,60,000 है, यहाँ पर है, ये देखो इस पीरियड का सेल, मतलब हम इसे इस तरह से दिखाए,
अच्छा ये वाइट यूज कर लेते, देखो तो ये पीरियड का सेल लेना है मुझे, ये इस तरह से हम गोल गोल करते रहे, ये लेना है, ये लेना है और ये वाला लेना है, जिसमें से ये जो है ये हमें पता है, देखो ये जो है ये हमें पता है, ये हमें पता है, देखो 2,40,000 लिखा हुआ है, फिर से हम समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमें पता है। ये जो छोटा सा राउंड यहाँ दिख रहा है ये 3,60,000 है, ये भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला हमें ढूंढना है, ये पोर्शन हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, मतलब पूरे ईयर का सेल हमें पता है, देखो हम लोगों ने बहुत जगह यूज किया, दैट इज 8 लाख था, 8 लाख था, ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का पूरा सेल है 8 लाख, और ये जो ये पोर्शन और ये पोर्शन पता है, तो ये पोर्शन निकाल लो, ये दोनों का ऐड करके इससे लेस कर दो, जैसे बचपन में करते थे ना, वैसे ही देखो इतना पोर्शन है, इसमें से इतना इतना यूज हो गया तो कितना होगा, तो बस बता दो, यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है, ड्रॉ करने का यही फायदा है, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। बताओ कितना हो रहा है, बताओ। ये पूरा अगर 8 लाख है, ये पूरा सर्कल पूरे ईयर का अगर 8 लाख है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक सिंपल सा है ना, देखो ड्रॉ से समझ में आ रहा है तो आसानी से देखो, जैन टू दिसंबर 2005, ठीक है, जैन टू दिसंबर 2005 का सेल अगर 8 लाख है, हम लोग को पता है जैन टू अप्रैल, ठीक है, फिर मई टू अगस्त, तो बाकी हम लोग को कैलकुलेट करना है सितंबर टू दिसंबर, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, 8 लाख है, ये पूरा बड़ा सर्कल 8 लाख है, इसके अंदर दो पोर्शन, एक 3 लाख और एक 3,60,000, तो ये पोर्शन कितना होगा, 3 लाख प्लस 3,60,000 कितना होता है, 6,60,000 माइनस 8 लाख कर दो ना, 1,40,000, इस तरह से कैलकुलेट करना है ना, ये तो ड्रॉ करने का फायदा है, नहीं तो वहाँ मतलब जस्ट डेटा पढ़ के कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। 1,40,000 ये पोर्शन 1,40,000 हो जाएगा, तो हमें पूछा गया है कि एटी कितना होगा। एटी के लिए एनुअल टर्नओवर पहले कैलकुलेट करते हैं, एनुअल टर्नओवर में जब ट्रेंड एडजस्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है एएटी। तो हम लिखेंगे कि ये पूरा अलग अलग लिख के हम दिखाएंगे कि एटी कितना होगा, तो पहले एक एक करके लिखते हैं। एटी के लिए यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एटी यानी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, तो पहले लिखेंगे सेल फ्रॉम 1/1/2005 से लेके 30th अप्रैल 2005, तुम लोग ड्रॉ अपना देखो तो समझ जाओगे 3 लाख। फिर सेल्स फ्रॉम 1/5/2005 से लेके 30th अगस्त 2005 तक का ये भी दिया हुआ है हमें 3,60,000। फिर 2000 फिर हमें लेना है सेल्स फ्रॉम 19/2005 सितंबर से लेके 31 दिसंबर 2005 तक का लेना है, क्योंकि पूरा सेल 8 लाख था ड्रॉ में, तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं, 8 लाख माइनस ये हो जाएगा 6,60,000, 6,60,000 इस तरह से मैंने लिख दिया, तो 8 लाख माइनस 6,60,000, तो ये हो जाएगा 1,40,000। तो ये टोटल सेल हो रहा है कितना, 8 लाख हो जा रहा है, ठीक है, 8 लाख हो जा रहा है, लेकिन हमें कहाँ का सेल चाहिए, देखो ये जो ड्रॉ है वही मैंने दिखा दिया कि ये 8 लाख कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हमें कहाँ का चाहिए, हमें लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये 3 लाख हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एनुअल टर्नओवर जो कि फायर ऑकर होने से लेके प्रीवियस 12 मंथ्स यही कवर हो जा रहा है, यानी ये 3 लाख वाला नहीं चाहिए। तो फिर अगर हमें ये वाला लिखने का जरूरत भी नहीं है, ये हम समझाने के लिए एक बार लिख दिए तुम लोगों को कि किस तरह से 8 लाख हो रहा है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये पोर्शन नहीं चाहिए, देखो ये पोर्शन नहीं चाहिए क्योंकि ये उसमें कवर हो जा रहा है, सॉरी कवर नहीं हो रहा है, जो एनुअल टर्नओवर है उसमें कवर नहीं हो रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमारा ये टोटल जो है ये चेंज हो जाए, तो ये हो जाएगा
5 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 5 लाख, 3,60,000 प्लस 1,40,000 एंड 1,40 किस तरह से है मैंने दिखा दिया 5 लाख। अब ट्रेंड जो है मैंने लास्ट दिन भी कहा था कि ट्रेंड हमेशा प्रीवियस ईयर में ही जो है ऐड या लेस होता है, और यहाँ पर ट्रेंड जो है हमारा डिक्रीजिंग है, तो ट्रेंड डिक्रीज हो जाएगा 20%। तो 5 लाख पे 20% डिक्रीज होने का मतलब है 1 लाख, तो ये हो गया 4 लाख। अब इसमें करंट ईयर का जो है वो भी पोर्शन ऐड हो जाएगा, दैट इज 1 Jan 2006 से लेके 1 मई 2006 तक जो सेल है 2,40,000। ये ऑलरेडी ट्रेंडेड ही है, इसमें ट्रेंड जो है ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो हो गया 6,40,000। तो ये हो गया हमारा एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। ये तो पहले हो रहा था एनुअल टर्नओवर, ये ट्रेंड अगर छोड़ दोगे तो ये 5 लाख और 2,40,000 मिला के होता है एनुअल टर्नओवर, लेकिन ट्रेंड मैंने मिडिल में इसीलिए दिखाया, वो लास्ट में भी चाहे तुम लोग दिखा सकते हो ओनली 5 लाख पे अप्लाई करके, ताकि तुम लोग का गलत ना हो जाए कभी। हमेशा प्रीवियस ईयर वाले पे ही तुम्हें ट्रेंड ऐड या लेस करना है, डिपेंड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और इसमें जो भी आएगा ये हमारा फाइनल हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, और उसके साथ इस ईयर का जो कि हमारा पूरा AAT को कवर कर रहा है। तो 6,40,000 AAT हो जा रहा है। और ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, 1,40,000 6,40,000 इंटू 20%, 1,28,000 डिवाइडेड बाई 1,48,000। वन 2,10,8,1। तो सबसे कम कौन सा, ये है 1,40,000, ये है 1,21,081, और ये है 12,000। तो लोअर क्या हो गया, लोअर हो गया हमारा 12,000। तो हम लोग यही वाला लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, और इसमें किस तरह से टोटल लॉस कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट सेल इंटू जीपी। तो शॉर्ट सेल यहाँ पर आया है 2,28,000 इंटू जीपी रेशियो आया है 20%। ऐड हो जाएगा एडिशनल एक्सपेंस, ये है 40,000, यहाँ पर ये कैलकुलेट करने पे आएगा 45,600। वन लाख 80, ओ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम तो 12,000 आया, मैंने जो एक्चुअल है वो लिख दिया, हमें तो लोअर लेना है ना, तो लोअर आया है 12,000। तभी तो हम लोग वो वाला कैलकुलेशन करते हैं, मैंने डायरेक्ट वही वाला लिख दिया जो क्वेश्चन में था, वो तो गलत है। हमें जो फॉर्मूला है उस हिसाब से चलना है, जो लोअर है वही उसी का क्लेम मिलेगा। तो 57,600 टोटल लॉस, और यहाँ पर सेविंग्स कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में अगर सेविंग्स होता तो हमें लिखना पड़ता। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, अब क्लेम का जो एवरेज क्लॉज है, दोनों में ही एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, उसका फॉर्मूला हमें लिखना है, क्लेम इक्वल टू टोटल लॉस डिवाइडेड बाई AAT इंटू पीवी रेशियो, AAT इंटू जीपी रेशियो, और इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू हम लोग का है 1,72,000, ये पॉलिसी वैल्यू हो गया। तो 6,40,000 इंटू 20%, तो अभी किया था हम लोगों ने 1,28,000। वन लैख 72,000, 1,28,000 इंटू 57,600, तो ये हो जाएगा 77,400। तो इतना क्लेम मिल रहा है, 77,400 रुपीज का क्लेम मिलेगा।
अच्छा, तो ये एकदम कंप्लीट सम्स था, मिक्स्ड अप था, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। मिक्स्ड अप इतना नहीं आता है, लेकिन मिक्स्ड अप से हमारा प्रैक्टिस जो है वो एकदम एक्यूरेट हो जाता है, याद भी आ जाता है कि दोनों में क्या क्या हमें अप्लाई करना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है। देखो क्या दिया हुआ है, ए ट्रेडर इंटेंड्स टू टेक ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एक ट्रेडर है, वो चाहता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वो ले विथ इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इंडेमनिटी मतलब अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसे ये लगता है कि उसे रिकवर पीरियड जो होता है, दैट इज इंडेमनिटी पीरियड। डिसलोकेटेड मतलब जितने दिन, डिसलोकेशन पीरियड एंड इंडेमनिटी दो पीरियड होता है। डिसलोकेशन मतलब जितने दिन तक जो है हमारा बिजनेस जो है वो बंद था, ठीक है, जो नॉर्मल हालत में नहीं था, दैट इज डिसलोकेशन पीरियड। एंड इंडेमनिटी पीरियड का मतलब है कि जितने दिन तक जो है रिकवरी चल रहा था, दैट इज इंडेमनिटी पीरियड। However, he could not decide the policy amount, लेकिन वो उसे नहीं समझ में आ रहा है कितना पॉलिसी अमाउंट लेना चाहिए। अगर उसका इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स होगा ऐसा उसे लग रहा है, कभी भी अगर एक्सीडेंट वगैरह हो, मतलब फायर ऑकर हो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट। कुछ नीचे डिटेल्स दिया हुआ है, तुम लोगों को पॉलिसी अमाउंट जो है वो सजेस्ट करना है उस ट्रेडर को। ट्रेडर ने बता के रखा है कि उसका टर्नओवर यानी सेल्स होता है इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल उसका सेल हुआ था 4,50,000। स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो लास्ट ईयर के हैं 90,000, क्योंकि हम लोग ऐसा लॉस ऑफ स्टॉक में लॉस ऑफ प्रॉफिट में कर सकते कि हम अपना स्टैंडिंग चार्जेस को भी इंश्योर्ड करवा लें। तो स्टैंडिंग चार्जेस है 90,000। नेट प्रॉफिट अर्नड इन लास्ट ईयर 10% ऑफ टर्नओवर एंड द सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 10% हुआ था और नेक्स्ट भी ऐसे ही लगता है, कुछ ऐसा ही होगा 10%। इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड 25%, और जो टर्नओवर यानी सेल्स जो है 25% करके जो है वो इंक्रीज कर सकता है। टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज टू इनकर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 31,250। तो ये जो है ट्रेडर ये एडिशनल एक्सपेंस करेगा 31,250 अगर फायर ऑकर होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, ये सारे इंफॉर्मेशन से हमें ये कैलकुलेट करके उसे बताना है कि उसे कितने का प्रॉफिट पॉलिसी जो है करवाना चाहिए, कितने का प्रॉफिट पॉलिसी उसके लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले किस तरह से हम लोग पॉलिसी अमाउंट को फाइंड आउट करें, देखो यहाँ पर बता रखा है, टर्नओवर बता के रखा है, स्टैंडिंग चार्जेस बता के रखा है। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से पहले जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी रेशियो कैलकुलेट करने से हमें प्रोजेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या होगा, किस तरह से करेंगे हम लोग। फर्स्ट तो हम लोग जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जब भी किसी को पॉलिसी वैल्यू बताना है तो हम लोग जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ISC मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट है 10% ऑफ टर्नओवर, तो 4,50,000 का 10%। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बता दिया है। देखो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 90,000, टोटल स्टैंडिंग 90 है, तो इंश्योर्ड करवाना है तो मैक्स टू मैक्स यही करवा सकता है 90,000, और सेल्स इन प्रीवियस ईयर 4,50,000। तो 45,000 होगा 10% प्लस 90,000, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100, 30%। तो जीपी रेशियो हो गया है 30%। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर में इसका कितना प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट बोल रहा है कि 25% बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बोल रहा है कि ये देखो टर्नओवर जो है 25% इंक्रीज होगा। अच्छा सॉरी, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्यों लिखा मैंने, प्रोजेक्टेड सेल लिखना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में सेल कितना हो सकता है, फ्यूचर में सेल 25% इंक्रीज हो सकता है। तो 4,50,000 पे 25% इंक्रीज करवा के देख लो, होगा 5,62,500। इतना पॉलिसी वैल्यू। तो फिर देखो पॉलिसी अमाउंट कितना होना चाहिए।
तो अगर सेल होगा 5,62,000 तो इस पे क्योंकि हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर बोला है तो प्रॉफिट लॉस होगा तो कितना हो सकता है 30% के हिसाब से 5,62,500 इंटू 30%, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हो सकता है वो है 1,68,750 प्लस उसने जो भी एडिशनल एक्सपेंस करवाया है, एडिशनल एक्सपेंस जो भी करवाने का बात किया है वो तो बाद में पता चलेगा कि कौन सा लोअर होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टेड दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें करना है 31,250, तो मैक्सिमम ये क्लेम हो सकता है तो 31,250, तो उसे पॉलिसी वैल्यू ले लेना चाहिए 2 लाख का। पॉलिसी वैल्यू ले लेना चाहिए 2 लाख का। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसे हम लोगों को समझना है, क्योंकि हम लोग को बोला है लॉस ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से करो, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इनका जो भी बिजनेस का हालत है उस हालत में अगर बिजनेस में फायर ऑकर हो तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रीवियस ईयर का सेल इसने बताया और इसने ये भी बताया कि इसका सेल जो है ये 10% इंक्रीज हो सकता है, सॉरी 10 नहीं 25%, इसका सेल जो है 25% इसका टर्नओवर जो है इंक्रीज हो सकता है, और नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर के हिसाब से 10% था। तो हम लोगों ने पहले क्या कर लिया, पहले देख लिया कि प्रॉफिट कितना होगा जीपी रेशियो, तो जीपी रेशियो 30% हो रहा है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, और इस ईयर में सेल अगर बढ़ जाता है क्योंकि 25% इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है तो सेल होगा 5,62,500, और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट रेट के हिसाब से इनका लॉस हो सकता है प्रॉफिट में 1,68,750, और एडिशनल एक्सपेंस क्लेम का भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है अगर हम लोग वो इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं, दैट इज हो सकता है 31,250 मैक्सिमम। बाकी तो वहां पर कैलकुलेट करके जो लोअर होगा इंश्योरेंस कंपनी ऑन दैट मोमेंट उतना ही देगी, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू अवर सजेशन ये दोनों टोटल करके पॉलिसी अमाउंट इन्हें लेना चाहिए 2 लाख का, तो इनका बेनिफिट होगा इसमें। तो इस तरह से तुम लोग किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो कि कितना पॉलिसी वैल्यू उन लोगों को लेना चाहिए। नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हुआ था पॉलिसी अमाउंट कम हो गया था लॉस ज्यादा हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी दो तरह का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, रामदा एंड सन्स हैड टेकन आउट पॉलिसीज विदाउट एवरेज क्लॉज both against loss of stock and loss of profit. Loss of stock और loss of profit का लिया हुआ है 2,10,000 और 3,20,000 respectively. A fire occurred on 1st July 2011 and as a result of which sales were seriously affected for a period of 3 months. यानी 3 months जो है dislocation period है। Trade and profit and loss account of Ramda and Son दिया हुआ है for the year ended 31st March 2011. तो ट्रेडिंग दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग, ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, कैरेज आउटवर्ड। सेल्स, परचेज, वेजेस फॉर द पीरियड 1/4/2011 से 30 जून 2011, ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है। अदर सेल्स फिगर दिया हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेरियल कॉस्ट, ये यहाँ पर वेजेस की जगह मेटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है। जीपी रेशियो जो है 5% इंक्रीज हो रहा है। 1,98,000 were additionally incurred during the period after the fire. The amount of policy included 1,56,000 for expense, leaving 42,000 uncovered. तो ये एकदम बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ये तुम लोग होमवर्क करना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 26, और आज हम लोग जो एकदम स्टार्टिंग में किए दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 और 26 बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो है अलग क्या है, डेटा अलग है। हम एक काम करते हैं, इसका आंसर तुम लोग को लिखवा देते हैं, तुम लोग इसको होमवर्क में जरूर प्रैक्टिस करो, हम लोग दूसरा सम्स करेंगे, इसका आंसर हम लिखवा देते हैं, ये तुम लोग नोट डाउन कर लो। लॉस ऑफ स्टॉक के हिसाब से क्लेम हो जाएगा 2,10,000 और लॉस ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से हो जाएगा 85,333 और ये हो जाएगा 2,10,000। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डेटा अलग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 रामदा एंड सन, ये वाला क्वेश्चन। ये 26 है, अच्छा सॉरी 26 है, ठीक है, नंबर सिर्फ चेंज कर लो, आंसर मैंने सही लिखा 26 पर, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर देखो क्या है,
On 29th August 2012, the godown of a trader caught fire and large part of the stock of goods was destroyed. However, goods costing 1,08,000 could be salvaged. देखो यहाँ पर बच गया है इतना स्टॉक. Incurring fire fighting expense amounting to 4,700. जब आग लगा इन लोगों ने कोशिश किया कुछ बचाने का और फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी किया, जैसे दमकल वगैरह बुला लिया, पानी वानी डाला, तो इसमें भी खर्चा हुआ है 4,700 का. The trader provides you the following additional information: cost of stock on 1st April 2011, cost of stock on 31st March 2012, purchase बताया है during 31st March 2012, purchase from 1st April to date of fire, cost of goods distributed as free sample for advertisement from 1st April 2012 to the date of fire 41,000, cost of goods withdrawn by trader for personal use दिया हुआ है 1st April to date of fire 2000, sales for the year ended 31st March 2012 80 lakh, sales from 1st April 2012 to the date of fire 43,56,000. The insurance company also admitted firefighting expense. The trader had taken the fire insurance policy of 9 lakh with an average clause. Calculate the amount of claim that will be admitted by the insurance company. तो देखो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, ड्रॉ करने से तुम लोग समझ जाओगे कि ये लॉस ऑफ स्टॉक है या फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट है. फायर ऑकर हुआ है 29th of August 2012. तो यहाँ लिख देते हैं 29th of August 2012. ये जो है फायर ऑकर हुआ है. गुड्स कॉस्टिंग 1,08,000 कुड बी सैल्वेज्ड. 1,08,000 सैल्वेज है. सैल्वेज का मतलब बच गया. इन लोगों ने एफर्ट डाला और 1,08,000 का जो स्टॉक है ये इन लोगों ने सैल्वेज करवा लिया. और फायर फाइटिंग एक्सपेंस मतलब आग बुझाने के लिए जो एक्सपेंस हुआ है फायर फाइटिंग एक्सपेंस वो है 4,700. और ये कौन कर रहा है? जिसका बिजनेस है वही कर रहा है, क्योंकि उसी को पता है आग लगा है, तो वही सारा अभी एक्सपेंस कर रहा है कि जो भी जरूरत है उसके हिसाब से 4,700 हुआ है. कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1st April 2011. तो 1st April 2011 है, यानी प्रीवियस. क्वेश्चन नंबर 27 है ना? 25 सॉरी, हाँ 27 है, सॉरी 27. हाँ, क्वेश्चन नंबर 27. अच्छा, यहाँ पर देखो स्टॉक कितना है. स्टॉक है 7,10,500. 7,10,500. कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31st March 2012 है ये. अच्छा, 31st March 2012 यानी इस ईयर का ही एंडिंग होगा. 31st March 2012 मतलब इस ईयर का एंडिंग है, यानी क्लोजिंग स्टॉक है 7,90,100. 7,90,100. उसके बाद परचेज दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड. जिस साल एंड हुआ है 31st March 2012 को सेल्स दिया हुआ है, सॉरी परचेज दिया हुआ है 56,79,600. परचेज 56,79,600 ये परचेज दिया हुआ है. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम 1st April 2012 और एक परचेज दिया 1st April 2012 से टू द डेट ऑफ फायर. 1st April 2012 मतलब ये टू द डेट ऑफ फायर. तो ये इस पीरियड का हम पूरा व्हाइट से लिखते हैं. तो यहाँ पर हो रहा है 33,10,700. फिर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स distributed as free sample from 1st April 2012 to the date of fire 41,000. तो डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल को बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट, सॉरी ड्रॉइंग्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट क्यों बोल रहे, क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ हुआ है, इसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट ही दिया हुआ है, तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एडवर्टाइजमेंट लिख दिया मैंने. 41,000 का फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है. उसके बाद है विथड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स है 2,000 का.
1 अप्रैल से डेट ऑफ फायर, तो ड्राइंग्स जो है वो है 2000 का। अच्छा, उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012 यानी प्रीवियस ईयर 80 लाख, तो इससे लिख रहे हैं सेल्स 80 लाख। नेक्स्ट देखो क्या है, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर 43,56,000, 43,56,000 ये सेल्स हो गया। अच्छा, और क्या डेटा है, द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, द ट्रेडर एंड had taken the insurance policy 9 lakh with an average plus 9 lakh है, पॉलिसी वैल्यू है 9 lakh। अच्छा, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी भी फायर फाइटिंग एक्सपेंस एडमिट कर रही है, मतलब फायर फाइटिंग एक्सपेंस को भी वो लॉस में मानेगी, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजर जो है मतलब बिजनेस जिसका है वो अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंस ना करता तो ये जो 1,08,000 सैलवेज वही नहीं होता। मतलब आग लग गया है, तुम अगर कुछ भी नहीं करोगे, खड़े हो देख रहे हो, तो वो क्या होगा, कभी भी सैलवेज तुम्हें मिल ही नहीं सकता है। तो सैलवेज मिलने से क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का भी जो लॉस है वो डिक्रीज होता है। नहीं तो ये 1,08,000 भी जल जाता, अगर वो फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं करवाता तो 1,08,000 भी जल जाता, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी का लॉस जो है बढ़ जाता। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस का भी क्या करती है, प्रोपोर्शनेट जो है वो पे करती है। तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से ट्रीट होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले ये देखो, ये पूरा प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है, पूरा 1 साल का डेटा दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर जिस दिन फायर ओपन हुआ है उस टाइम का डेटा दिया हुआ है। तो पहले ये, इसका मतलब ये कौन सा है, ये लॉस ऑफ स्टॉक का सम से रिलेटेड कुछ भी तो डेटा दिया ही नहीं है, लाइक हमारा एक्चुअल सेल, स्टैंडर्ड सेल और उसके अलावा ट्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो डेटा पुट होने के बाद पूरा दिख रहा है कि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट से हो ही नहीं सकता है, और पॉलिसी वैल्यू भी बता के रखा है लॉस ऑफ स्टॉक का, यानी ये लॉस ऑफ स्टॉक का सम्स है। लॉस ऑफ स्टॉक में हमें क्या ढूंढना पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था एज ऑन डेट ऑफ फायर, तो इसके लिए हमें यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए। अब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, वो हमें मिल जाएगा 7,90,000, नो प्रॉब्लम। सेल्स मिल जाएगा, परचेज मिल जाएगा, पर ये सब जो एडजस्ट होने वाला है, ड्रॉइंग्स, एडवर्टाइजमेंट, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स मिल गया, लेकिन 2 फिगर मिसिंग हो जाएगा। एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमें ढूंढना ही है, उसके साथ जीपी। अगर जीपी पता करना है तो प्रीवियस ईयर का हमें पता करना पड़ेगा कि जीपी क्या था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आग लग गया साल का जीपी तो आप बता नहीं सकते हो, तो प्रीवियस ईयर का जो है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर लेंगे। और अगर आपके जीपी में कुछ भी डिक्लाइन है तो आप बता सकते हो, या फिर इंक्रीज है तो बता सकते हो, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हमें प्रीवियस ईयर का जीपी पता होना चाहिए। जैसे इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, तो प्रीवियस ईयर का जीपी के लिए पिछले क्वेश्चन में ट्रेडिंग किया हुआ था, यहाँ पर ट्रेडिंग किया हुआ नहीं है। तो मेरा जो लॉस ऑफ स्टॉक का नोट्स है उसमें देखोगे तुम लोग स्टेप 1 दिया हुआ है कि अगर प्रीवियस ईयर का जीपी नहीं किया हुआ है, या फिर इस तरह से शायद लिखवाया हुआ है कि अगर जीपी रेशियो क्वेश्चन में नहीं होता है तो सबसे पहले हमें जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है रिगार्डिंग ट्रेडिंग। तो इससे हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, ये जो जितना भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है इससे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर का, तो हमें जीपी मिल जाएगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। टू ओपनिंग स्टॉक, 710, परचेज 56, 79, 600। बाय सेल्स 80 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,90,100। तो ये हो जाएगा 8790 100, 8790 100, और ये माइनस करना पड़ेगा, जीपी आ जाएगा।
87 90 100 minus 56 79 600 minus 710 500, तो ये हो जा रहा है 24 लाख। अब इस 24 लाख को यूज करके हम लोग जीपी निकाल लेंगे, मतलब परसेंटेज फॉर्मेट में। जीपी तो अमाउंट में निकल गया, लेकिन परसेंटेज फॉर्मेट में निकाल लेंगे। डिवाइडेड बाई 80 लाख इंटू, तो ये हो गया 30%। जीपी हो गया 30%। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे ईयर का नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1st ऑफ मार्च 1st ऑफ अप्रैल से लेके 29 ऑफ अगस्त। ये 2012 है, 29 ऑफ अगस्त 2000। तो टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो वही होगा जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ना। ओपनिंग स्टॉक तो वही होगा जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। 7,90,100, बाकी ये सब लिखना पड़ेगा। 7,90,100, 7,90,100 टू परचेज। परचेज में एडजस्टमेंट है, तो परचेज हो रहा है 33,10,700। ये देखो 33,10,700। और अगर एडवर्टाइजमेंट और ड्राइंग्स हुआ है तो ये दोनों परचेज से क्या हो जाना चाहिए, लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारा स्टॉक कम होता है, दैट इज रिलेटेड टू परचेज। अगर हम लोग एडवर्टाइज करते हैं तो ड्राइंग्स करते हैं तो भी हमारा स्टॉक जो है वो कम हो जाता है। और ड्राइंग्स, एक कैश ड्राइंग्स होता है, गुड्स ड्राइंग्स, तो यहाँ पर गुड्स का ड्राइंग्स है, तो इसीलिए परचेज से हटाना पड़ेगा ड्राइंग्स और एडवर्टाइजमेंट। तो ड्राइंग्स है 2000 का और एडवर्टाइजमेंट है 41,000। तो नेट परचेज हो जाएगा 33,10,700 32,67,700 बाई सेल 43,56,000। टू जीपी, इस पे 30%, 43,56,000, क्योंकि जीपी हमेशा सेल के ऊपर होता है। 13,06,800, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13,06,800। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 32,67 700 प्लस 7,910 7,90100। तो ये टोटल हो रहा है, तुम लोग लिख लो, टोटल हो रहा है। मेरे यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, हम एक साइड लिख देते हैं। 53,64,600, 53,64,000 भी उतना ही लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस करके आ जाएगा। माइनस कर लो 43,56, 10,08,600, 10,08,600, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग को क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही पता चल जाएगा हमारा कि कितना था, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। मतलब जिस दिन, इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने यही कैलकुलेट किया है कि जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन कितना स्टॉक था, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। ये एजम्पशन के साथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एजम्पशन ही है, बिकॉज देखो ये जो जीपी है ये हम लोगों ने पिछले साल का लगाया, इसीलिए इसे एजम्पशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी डायरेक्ट डिटेल्स तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, स्टॉक जल चुका है। तो सैलवेज कितना हो जाएगा, सैलवेज हमारा दिया हुआ है 108,000, तो लॉस हो रहा है 900 पे करना बचाने के लिए, जो कि है 4,700, तो लॉस उसमें वो भी ऐड हो जाएगी। ये तो स्टॉक का लॉस है, उसके साथ साथ जो
प्रोप्राइटर है उसने क्या किया है, फायर फाइटिंग एक्सपेंस के, इससे दोनों को बेनिफिट हुआ है। प्रोप्राइटर को तो हुआ ही है, उसका लॉस थोड़ा बच गया, उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी को भी हुआ है, नहीं तो उसका लॉस ये होता ये, जबकि लॉस अभी इतना हुआ है 4700 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया टोटल लॉस 9,05,300। अगर ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं होता तो फिर इन लोगों का जो लॉस है ये और भी ज्यादा बढ़ जाता प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। तो अब हम लोग को देखना है कि पॉलिसी वैल्यू कितना है, 9 लाख, हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे। इसमें फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। तो ये हो रहा है 807823, 807823 ये हो रहा है लॉस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, फिर हम लोग होमवर्क वाला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of stock as on 31st March 2012। 31st March 2012 का हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2011, मतलब जिस ईयर का कैलकुलेट करें, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 28,500, परचेज दिया हुआ है और सेल्स। तो एक चीज देखो, स्टॉक मिलेगा ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में कौन सा आना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता है, बट सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, ये सारा एक्सपेंस पीएल का होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है। At the time of valuing stock as on 31st March 2011, जब 31st March 2011 में स्टॉक को वैल्यू किया गया, a sum of 3,500 was written off on a particular item। तो कोई भी एक स्टॉक है जिसका वैल्यू राइट ऑफ किया गया है 3,500, which was originally purchased for 10,000। अच्छा, कौन से वाले स्टॉक का वैल्यू कम किया गया है, 10,000 वाले स्टॉक का वैल्यू 3,500 से कम कर दिया गया है, एंड was sold during the year of 9,000। और वो वाला स्टॉक जो है 9,000 में सेल कर दिया गया है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000 और जिसे राइट ऑफ किया गया था 3,500। Bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales। तो ये जो क्लोजिंग जीपी है ये है 20% ऑन सेल। और ये राइट ऑफ क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था, पोर सेलिंग लाइन आइटम जो होते हैं, मतलब जो डिफेक्टिव गुड्स होते हैं, वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट में सेल नहीं हो सकते हैं, उनको कुछ कम में हम लोग चाहे तो सेल कर सकते हैं। तो कम करने के लिए हमें उनका जो कॉस्ट है रिकॉर्ड करने के टाइम पे जितना राइट ऑफ हो जाता है उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसी कंसेप्ट में है ये वाला क्वेश्चन, पीएसएल वाला क्वेश्चन है, यानी पोर सेलिंग लाइन आइटम वाला क्वेश्चन है। और हम लोग का यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करना क्या था, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, वहां पर रूल्स ये होता है कि जितने भी पोर सेलिंग लाइन आइटम है हम लोग उसे क्या करेंगे, हटा देंगे ट्रेडिंग से, और हम लोग को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मिल जाएगा विदाउट पोर सेलिंग लाइन आइटम वाला। ठीक है, तो एक बार देखो कैसे होता है क्वेश्चन तो समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले बताया है 1/4/2011 का स्टॉक, 1/4/2011 का स्टॉक बताया है 28,500, परचेज 1,52,500, परचेज 1,52,500, मैन्युफैक्चरिंग 30,000, सेलिंग 12,100, मैन्युफैक्चरिंग 30,000। अब सेलिंग वगैरह लिख के तो फायदा है नहीं, पीएल तो बनाना है नहीं हमें। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल दिया हुआ, सेल्स 2,49,000,
एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक और एज ऑन 31 मार्च 2011। यहाँ पर 31 मार्च 2011 मतलब 1 अप्रैल 2011, ये वाला देखो 31 मार्च 2011 मतलब 1 अप्रैल 2011 जब यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू किया गया तो 3500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000। इसका मतलब ये है ओरिजिनल कॉस्ट जिसका है 10,000 उसमें से राइट ऑफ कर दिया गया है 3,500। तो उस स्टॉक का अभी वैल्यू कितना हो रहा है, उस स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है 6,500। ये समझो एक स्टॉक है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 लेकिन वो डिफेक्टिव था, वो अपने मतलब सेल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसका वैल्यू इन लोगों ने 3,500 राइट ऑफ कर दिया। तो आफ्टर राइट ऑफ उसका वैल्यू कितना हुआ, आफ्टर राइट ऑफ उसका वैल्यू हो गया है 6,500। ठीक है, 6,500 उसका वैल्यू हो गया और ये सोल्ड हो गया है ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। अब ये सेल हो गया है ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। तो यहाँ पर सेल में 9,000 का कौन सा सेल है, PSL यानी पोर सेलिंग लाइन, PSL गुड्स, पोर सेलिंग लाइन गुड्स। ठीक है, गुड्स PSL गुड्स यानी पोर सेलिंग लाइन गुड्स। जो 10,000 वाला था ओरिजिनल कॉस्ट, उसका वैल्यू हम लोगों ने राइट अप किया है 3,500 और उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है 6,500 पे, और जो सेल हो गया है 9,000 में ड्यूरिंग द ईयर। और हम लोग को बोला है कि इसमें जीपी है इन लोगों का 20%, जीपी जो चल रहा है इन लोगों का 20% चल रहा है। हमें यहाँ पर स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला है 31 मार्च, कब का स्टॉक बोला है देख लो, 31 मार्च 2012। यहाँ पर हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, पीएसएल के साथ। ये देखो टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है 28,500 और इस स्टॉक में एक पीएसएल आइटम जो है इंक्लूडेड है, क्योंकि ये बताया है जब यहाँ पर स्टॉक वैल्यू किया गया तब ये देखा गया कि एक स्टॉक जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 था वो वो राइट अप हो गया है 3,500 से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं लेस पीएसएल। पीएसएल हर जगह से मतलब हटा देना चाहिए हम लोगों को। तो 6,500 मैंने हटा दिया, 28,500 माइनस 6,500, तो ये हो गया 22,000। टू परचेज 1,52,500 है, ये देखो परचेज है 1,52,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 30,000 बाई सेल्स 2,49,000 और यहाँ से हमें लेस कर देना है पीएसएल, क्योंकि पीएसएल हमें हर जगह से हटा देना है। तो पीएसएल हटा दिया हम लोगों ने, तो 2,40,000 हो गया और पूरा पीएसएल आइटम जो है वो सेल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो विदाउट पीएसएल आएगा। यहाँ पर कोई विदाउट पीएसएल तो आएगा ही और कुछ बचा नहीं है तो हमें ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि ऐड करना पड़ता है एबनॉर्मल और नॉर्मल स्टॉक, टोटल स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। 48,000 plus 30,000 plus 1,52,500 plus 22,000, तो ये हो गया 2,52,500। 12,500 ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये पूरा नॉर्मल स्टॉक है, इसमें कुछ एबनॉर्मल पार्ट एडेड नहीं है, पीएसएल एडेड भी नहीं है, उस पीएसएल जो भी था वो पूरा सेल हो गया। अगर सेल नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता। अगर ये वाला जो है ये सेल नहीं होता 9,000 पे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता, इस स्टॉक में एबनॉर्मल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो फिर एड बैक करना पड़ता, जो कि यहाँ पर जरूरत नहीं हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला था तो हम लोगों ने कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इसमें कितना होता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन मिक्सड वाला किया था इसमें देखो हम लोगों ने सारा ही कंप्लीट कर लिया एक्सेप्ट वन। एक मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया 24 हम लोगों ने किया, 25 भी किया,
26 बस तुम लोग को होमवर्क दिया है मैंने, बाकी हम लोगों ने यहाँ पर सारा ही कंप्लीट कर लिया। और पिछले दिन का जो था उसमें 2 होमवर्क था। एक तो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 23, इसे करवा देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और एक जो होमवर्क था वो तो बिल्कुल सेम ही था, बाकी क्वेश्चन की तरह सिर्फ डेटा अलग था। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है ट्रेडिंग पीएल दिया हुआ है, और उसके साथ दिया हुआ है कि कंपनी ने 2 पॉलिसी लेके रखा है, एक लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। फायर ऑकर्ड हुआ है 1/4/2006 में एट प्रीमाइसेस एंड द एंटायर स्टॉक वाज गटेड विद नील सैल्वेज वैल्यू। द नेट क्वार्टर सेल दिया हुआ है 1/4/2006 to 30th June 2006 was severally affected, यानी affected period दिया हुआ है। द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन, सेल्स दिया हुआ है अलग अलग करके कौन से टाइम का कितना है, और उसके साथ जनरल ट्रेंड दिया हुआ है बिजनेस का 15%, जीपी जो है 5% डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, एसर्टेन करना है हमें लॉस ऑफ स्टॉक। तो देखो लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों से ही एसर्टेन करना है क्लेम का अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो 1/4/2006 को जो है फायर ऑकर हुआ है, और इस पीरियड का सेल बता के रखा है 87,500। ये देखो ये देखो सेल्स ड्यूरिंग पीरियड 1/4/2006 से 30th जून तक, 1/4/2006 से 30th जून तक जो है बिजनेस डिसलोकेटेड हालत में था 87,500। अच्छा, सेल्स ड्यूरिंग 1 month 2006 to 31st March, 1 month 2006 से लेके, तो यहाँ पर पहले 1 month 2005 लिख देते हैं और ये 31 दिसंबर लिख देते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग बना हुआ है वो इसी हिसाब से बना हुआ है। देखो 31 दिसंबर तक का ट्रेडिंग बना हुआ है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है ये हो जाएगा 90,000, जो क्लोजिंग है ये वाला 90,000, दोनों मिक्सड है तो दोनों ही लिख लेते हैं 90,000। परचेज ये सब दिया हुआ होगा नीचे, 116 से 31 मार्च 6, 116 से लेके 31 मार्च 2006 इस पीरियड का सेल, इस पीरियड का सेल है 2, इस पीरियड का सेल हो गया 2,50,000। परचेज 116 से 31 मार्च 3 लाख। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 70,000 सेम पीरियड का, और उसके बाद सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2006 से लेके 30th जून 2006 87,500 जो मैंने नोट डाउन कर लिया है। स्टैंडिंग चार्जेस 50,000, स्टैंडिंग चार्जेस 50,000, एडिशनल एक्सपेंस 60,000, एडिशनल 60,000, और सेल्स 15% से ट्रेंड, सेल्स मतलब सेल्स का ट्रेंड जो है वो है 15% अपवर्ड, जीपी जो है 5% डाउनवर्ड, जीपी जो है 5% डाउनवर्ड। और यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, और ऊपर देख लेते हैं क्या क्या है। पॉलिसी वैल्यू,
लॉस ऑफ प्रॉफिट 1 लाख, लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक 3 लाख। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक दोनों ही करना है, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल सेल्स जो है उसी सेम टाइम का हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल भी ढूंढना पड़ेगा, दैट इज 1/4/2005 से लेके 30 जून 2005 तक का यहाँ हमें सेल्स ढूंढना पड़ेगा, जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक कर लेते हैं। तो पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, April 2006। ओपनिंग स्टॉक 90,000, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ट्रेडिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये यहाँ पर होना चाहिए 90,000। ये ट्रेडिंग तो हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, तो 90,000 ओपनिंग सेल्स परचेज मैन्युफैक्चरिंग सारा दिया हुआ है, बाई सेल्स टू परचेज 3 लाख, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 70,000, टू जीपी। तो जीपी पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का जितना है उससे कम हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का जीपी कितना हो जाएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 25%। 25% है, लेकिन उसमें हमारा जो डिक्लाइन है वो 5% है, ये देखो। तो 25% लेस 5% जीपी, तो ये 20% हो जाएगा। तुम लोग इसका वर्किंग नोट कर लेना, जैसे कि मैंने इसके आगे वाले क्वेश्चन में दिखाया था। तो 2,50,000 पे 20%, तो ये हो जाएगा 50,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000, 70,000, 3 lakh plus 90,000, 5,10,000, 2,60,000। टोटल लॉस कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है एज ऑन डेट ऑफ फायर 2,60,000, सैल्वेज कुछ भी नहीं है, तो टोटल लॉस 2,60,000। अब हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना चाहिए। क्लेम इक्वल टू 2,60,000 टोटल लॉस, टोटल स्टॉक 2,60,000, पॉलिसी वैल्यू 3 लाख। लेकिन क्लेम कितना मिलेगा, बट क्लेम कैन बी लॉन्च अप टू 2,60,000, क्योंकि लॉस अगर 2,60,000 हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी 2,60,000 का ही क्लेम देगी, 3 लाख का क्लेम नहीं देगी। तो ये तो था लॉस ऑफ स्टॉक वाला। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट का करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा दिस पॉइंट का सेल, ये हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कितना है। ये प्रीवियस ईयर का सेल पहले लिख लेते, प्रीवियस ईयर का सेल है 10 लाख, ये पूरा है 10 लाख। तो हम लोग को स्टैंडर्ड सेल ढूंढना पड़ेगा।
तो स्टैंडर्ड सेल है 1/4/2005 से लेके 30 जून 2005 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सेल जो है वो x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सेल x होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का सेल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग सेल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा ये ढूंढना है, और 30 जून से लेके 31 मार्च तक का कितना है ये चेक करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। ये देखो 1/1/2006 से लेके 31 मार्च 2006 तक। अच्छा, ये 1/1/2006 से लेके 31 मार्च दिया हुआ है। ये वाला 1/1/2006 से लेके 31 मार्च 2006 तक का ये दिया हुआ है, और ये पूरा हमें दिया हुआ है 10 लाख। तो हमारा 80 कितना होगा, 80 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 80 हो जाएगा। तो ये पोर्शन भी दिया हुआ है और ये पोर्शन ढूंढना है। तो ये वाला पोर्शन जो है 1 अप्रैल 2000, ये 1 जैन से लेके ये 31 दिसंबर तक है, और ये फिर 1 जैन से लेके 1 अप्रैल तक है। तो ये इसकी इक्विवेलेंट हो जा रहा है, और इसमें हमें करना पड़ेगा ट्रेंड एट अकॉर्डिंग टू AAT, ये हमारा ट्रेंड वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 15%, ये जो भी है ये ट्रेंड ऐड हो जाएगा, x प्लस 15% हो जाएगा। तो पहले हमें सेल, स्टैंडर्ड सेल जो है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है। ट्रेंड शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रेंड दिया हुआ है 15% अपवर्ड। लेस कर देंगे एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स भी दिया हुआ है शायद 87,500। तो यहाँ हमारा आ जाएगा शॉर्ट सेल, लेकिन पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड सेल। तो इसका वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग मोड ऑन स्टैंडर्ड सेल। तो फिर से एक बार समझते हैं, देखो लेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सेल्स फ्रॉम 1/1/2005 से लेके 31 मार्च 2005 तक हम लोग मान लेते हैं कि x है। 1/1/2005 से लेके 31 मार्च तक 2005, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि x है सेल। और ट्रेंड देखो, द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोज एन इंक्रीज ऑफ सेल्स बाय 15%, 15% जो है इंक्रीज दिखा रहा है। तो 1/1/2006 लेके अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो इस तरह से तो नहीं होगा। ये देखो, अगर ये पीरियड का सेल x है तो सेम पीरियड 2006 का सेल कितना हो जाएगा, सेम पीरियड 2006 का सेल हो जाएगा x प्लस 15%, क्योंकि इसमें ट्रेंड आ जाता है, x प्लस 15% का ट्रेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब सेम पीरियड सेल्स फ्रॉम, देखो सेम पीरियड लिखेंगे, सिर्फ ईयर जो है वो हम चेंज कर देते हैं 31 मार्च 2006, क्योंकि ट्रेंड है बिजनेस में। तो x प्लस कितना 15% हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है कि ये सेल कितना है, ये सेल हमें दिया हुआ है ये वाला। तो x प्लस x इंटू 15% कर लेते हैं, तो ये है 2,50,000, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम पीरियड का सेल कितना है। ये देखो इस टाइम पीरियड का सेल हमें दिया हुआ है 2,50,000। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना आता है।
1.15 217,391 ये हो गया x का वैल्यू आ गया। तो रिमेनिंग सेल्स कितना हो जाएगा? अगर ये x का वैल्यू हमें बता दिया जाता है, ये वाला x का वैल्यू, तो बाकी कितना हो जाएगा? 10 लाख से ये वाला माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू हमारा आ गया 217,391। 10 लाख से ये माइनस कर देंगे तो पूरा ये पोर्शन का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। सेवन 82609 ये आ गया। तो ये सेल्स फ्रॉम 1/4/2005 से लेके 30th जून 2005 तक, 1/4/2005 से लेके 31 दिसंबर 2005, सॉरी 31 दिसंबर 2005, 31 ऑफ दिसंबर 2005 का सेल 782609। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है सेम पीरियड का जो हमारा स्टैंडर्ड सेल होगा, दैट इज 1/4/2005 से लेके 30th जून 2005 कितना हो जाएगा? अगर 7,82,609 कितने पीरियड का सेल हो रहा है? ये हो रहा है अप्रैल टू दिसंबर। तो अप्रैल टू दिसंबर कितना मंथ्स होता है? 9 मंथ्स होता है। तो ये जो है ये 3 मंथ्स का सेल कितना हो जाएगा? तो 260,870 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो 260,870, तो हमें मिल गया हमारा स्टैंडर्ड सेल। तो इस क्वेश्चन में यही वाला ट्रिकी पॉइंट था, बाकी और कुछ भी नहीं। तो 260,870 ये हो गया। अब इसमें 15% ऐड कर दो तो 39,130 ये हो गया शॉर्ट सेल। अब जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट जो कि 50 लाख है, सॉरी 50,000 है। नेट प्रॉफिट 50,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी है 50,000, 10 लाख 200, और ये हो गया 10%। और जीपी आ जाएगा 10 - 5 क्योंकि डिक्लाइन है 5%, तो 5%। ये देखो जीपी डिक्लाइन है 5%। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है ये है 50,000, तो सब मिला के हो गया 10%। अब हम लोग वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंस 60,000, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एक्चुअल एक्सपेंस into AAT into GP divided by AAT into GP plus uninsured standing charges। इसके लिए यहाँ जगह छोड़ देते हैं और रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड into GP। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, तो यहाँ पर एक्चुअल सेल्स ही हो जाएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है, वैल्यू हो जाएगा 4375। ये हो गया 60,000 और यहाँ पर AAT देखना पड़ेगा 80, और जीपी रेशियो हो रहा है 5%। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो रहा है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखो। स्टैंडिंग यानी फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है ये देखो,
80 और 20, यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 80,000 और ये हो गया, सेलिंग तो वेरिएबल होता है, फिक्स्ड स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड, तो 80 और 1 लाख, 1 लाख 80 लेना पड़ेगा, जिसमें से इंश्योर्ड कितना है, इंश्योर्ड है 50,000, तो अनइंश्योर्ड कितना हो जाएगा, ये देखो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ वर्किंग बना के दिखा देते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 80,000, फाइनेंस 1 लाख 1,80,000, लेस इंश्योर्ड, तो अनइंश्योर्ड हो जाएगा 1,30,000, 1,30,000। और बस हम लोगों को कैलकुलेट करना है AAT, तो AAT कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका भी वर्किंग बना लेते हैं। 1/4/2005 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक हम लोगों ने अभी देखा था 782609 इतना आया था। और बाकी हमें लेना है 1/1/2006 से लेके 31 मार्च 2006 तक का लेना है, इसमें ट्रेंड ऐड करना है। इसका है 2,50,000, इसमें ट्रेंड ऐड कर देंगे, ये ट्रेंड ऐड हो जाएगा 15%, तो इंटू 15%, तो 1,17391, तो ये टोटल हो जाएगा 115,000। फिर से एक बार देख लेते हैं, 782609 प्लस 117,391 प्लस 2,50,000, तो ये हो गया 11,50,000 AAT। इंटू 5%, 57,500, 1,87,500। 18,400 हो रहा है, तो लोअर कितना 60, 18,400 और 4,375, तो लोअर विल बी 4,375। अब कैलकुलेट करना है लॉस, टोटल लॉस, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है पहले ये देखेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब शॉर्ट सेल 2,12,500 इंटू GP रेशियो, तो ये हो जाएगा 10,625 प्लस एडिशनल एक्सपेंस क्लेम 4,375, तो टोटल तो क्लेम पॉलिसी वैल्यू 1 लाख इंटू 15,000 टोटल लॉस डिवाइडेड बाई 11,500, 11,50,000 AAT into GP ratio 57,500। टू 6087, तो टोटल क्लेम पूछा था, टोटल क्लेम आ जाएगा 2,60,000 पहले वाले से आया था, प्लस 15,000, क्योंकि टोटल लॉस से ज्यादा क्लेम नहीं दे सकता है, क्लेम इतना लॉस नहीं कर पाएगा, ओनली 15,000 ही कर पाएगा, तो 2,75,000।
तो ये हो गया टोटल क्लेम। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन से कर लिए। नेक्स्ट दिन हम लोग नया चैप्टर करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को इतना सारा सम्स मैंने करवा दिया। बस तुम लोग का 2 होमवर्क रहा और ये तो हो जाना चाहिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्लास का ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 और आज एक क्वेश्चन मैंने दिया है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये चैप्टर और नहीं करने वाले, नेक्स्ट दिन हम लोग नया कुछ करेंगे।